हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल और डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआरपीसी के जो है सेक्शन 4, 5, 6 और 8 के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है कि जितने भी सेक्शन है सब प्री में जो है कि काफी जो है पूछे जाते हैं। इसलिए हम जो है कि इस पूरे जो है कि सेक्शन को हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसको जो है कि बेयर एक्ट के माध्यम से समझाया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे जो है कि बेयर एक्ट को पढ़ते चले और इसको जो है कि समझाते चले, ताकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है सेक्शन 4 पहले कि सेक्शन 4 कहता क्या है। तो हम बेयर एक्ट के माध्यम से जो है पढ़ा रहे हैं। तो सेक्शन 4 बेयर एक्ट के माध्यम से अगर पढ़ा जाए तो ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो इसमें जो है सब क्लास 1 जो कहता है, ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इसके कहने का ये मतलब है कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, वो जो है कि उसकी जो जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो सब सीआरपीसी के अधीन की जाएंगी। अर्थात सीआरपीसी के अधीन जो कार्यवाहियां जो होंगी वो जो है कि जो इंडियन पिनल कोड 8060 है उसमें जो है कि उसकी सभी कार्यवाहियां इसी के अकॉर्डिंग, इसी जो है कि लॉ के अकॉर्डिंग की जाएंगी। इसका सब क्लास 1 के कहने का मतलब यही है। और अगर हम इसके सब क्लास 2 को जो है कि अगर देखें और सब क्लास 2 की बात किया जाए तो इसमें यह दिया है कि किसी विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। अर्थात जैसे कोई अपराध, कोई जांच, अन्वेषण और कोई विचारण है, उसकी जो समस्त कार्यवाहियां होंगी वो जो है कि सीआरपीसी के अधीन जो है तो की जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो अगर कुछ लोकल या जो है कि वहां की जो स्पेशल लॉ होंगे उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए जो है कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है कि किसी अन्य विधि का जांच, विचारण या अन्वेषण किया जाएगा। ये सेक्शन 4 बताता है। और हम अगर सेक्शन 5 की बात करें तो इसमें जो है कि लिखा हुआ है सेविंग यानी व्यावृत्तियां। तो व्यावृत्तियां में इसमें लिखा हुआ है कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर, अन्य विधि द्वारा प्रवृत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या उस विधि या विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये है कि जो सीआरपीसी है वो किसी लोकल लॉ और किसी जो है कि स्पेशल लॉ पे जो है कि कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। अब ये प्रश्न उठता है कि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है क्या। तो अगर देखा जाए तो स्पेशल लॉ जो है कि सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी उसमें डिफाइन किया गया है कि किसी विशिष्ट भाग पर, किसी विशिष्ट जो है कि भाग पर या किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो विधियां बनाई जाती हैं वो होती हैं जो है कि लोकल लॉ होती है। ठीक है, और जो किसी विशिष्ट विषय पर अगर किसी स्पेशल जो है कि किसी मैटर पे जो है या सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाई जाती है तो होता है स्पेशल लॉ। ठीक है, तो इस पर जो है कि सीआरपीसी कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ जो होंगे वो अपने स्थान पे वो कार्य करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन 5 ये कहता है। अब सेक्शन जो है कि 6 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि दंड न्यायालयों के वर्ग यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। तो इसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात सेशन न्यायालय, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा कहता है जो है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कहता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब इसको जो है कि बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है कि कहता है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न गठित किसी अन्य न्यायालयों के अतिरिक्त, अर्थात हाई कोर्ट तो है ही
उच्च न्यायालय तो है ही है, और साथ में जो अदर लॉ हैं उनके अधीन जो है कि जो कोर्ट गठित हुई हैं, उनके अलावा भी जो है कि ये 4 कोर्ट बता रहा है। मतलब कि हाई कोर्ट और जो अदर लॉ या अन्य विधि के अधीन जो न्यायालय गठित किए हुए हैं, उसके अतिरिक्त ये 4 भी जो है कि न्यायालय और है, जिसमें कह रहा है कि सेशन कोर्ट है। दूसरा नेक्स्ट कह रहा है जो है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा जो कहता है वो कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसमें के कहने का मतलब ये है कि पहला हमारा हो गया हाई कोर्ट, दूसरा हो गया जो है कि किसी अन्य विधि के अधीन अगर कोई न्यायालय गठित है तो वो हो गया। तीसरा कहता है कि इसके अलावा जो है, इन दोनों के अलावा जो है 4 और न्यायालय हैं। पहला कहता है सेशन न्यायालय, दूसरा कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, या जो है कि महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा जो कहता है वो कहता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और जो चौथा कहता है इसमें वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सब मजिस्ट्रेट जो है इस सीआरपीसी के अधीन मतलब आएंगे। ठीक है, ये इतने कोर्ट होंगे हमारे जो है किसी स्टेट में, इसमें ये कह रहा है। और उसके बाद जो है कि अब हम सेक्शन 8 की बात करें कि महानगर क्षेत्र है क्या, तो आप जो है कि अगर देखेंगे सेक्शन 2 ऑफ के सब क्लास के जो है कि देखेंगे तो यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो सेक्शन धारा 2 का तो उसमें जो है कि महानगर मजिस्ट्रेट दिया हुआ है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो धारा 8 के अधीन जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं जो गठित होंगे वही महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। तो अब सेक्शन 8 को देखते हैं कि सेक्शन 8 है क्या। तो इसमें जो है कि पहला जो क्लास है वो दिया हुआ है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए राज्य का कोई भी क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरीय समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि महानगर क्षेत्र होगा कौन, मतलब कौन सा क्षेत्र महानगर क्षेत्र होगा। तो उसमें जो है कि जो मिनिमम होंगे कम से कम 10 लाख लोग होंगे। अगर 10 लाख होंगे तभी वो जो है कि क्षेत्र महानगर क्षेत्र जो है घोषित किया जाएगा, अन्यथा महानगर क्षेत्र जो है घोषित नहीं किया जा सकता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताता है कि अगर किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित करना है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जो है घोषित करेगी, और जिस तारीख को घोषित करेगी उसी तारीख से मान लिया जाएगा कि उस तारीख से जो है महानगर क्षेत्र घोषित हो गया है। अब इसका जो है कि अगर दूसरा जो है कि सब क्लास देखा जाए तो उसमें यह कहता है कि इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन जो है महानगर क्षेत्र घोषित समझे जाएंगे। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जब सीआरपीसी का निर्माण हो रहा था उसी टाइम से, जिस दिन से सीआरपीसी जो है कि लागू हुआ है उसी टाइम से जो है मुंबई उसके बाद कलकत्ता और मद्रास, इसमें से जो है कि प्रत्येक क्षेत्र जो है महानगर क्षेत्र जो है कि घोषित हुआ है, और अहमदाबाद, ये सब जो है कि प्रारंभ से ही जो है कि महानगर क्षेत्र माने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहा है। और तीसरा जो है कि बता रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है। इसमें ये कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो जो है कि महानगर क्षेत्र को जो है कि बढ़ा सकती है, उसको घटा सकती है यानी कम कर सकती है, और परिवर्तन कर सकती है। मतलब उसके पास ये पावर है कि वो तीनों में से कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इसमें लेकिन एक प्रोवाइडेड डेट करके दिया हुआ है कि किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस की संख्या जो है 10 लाख से कम हो जाए। यानी कि जो है कि अगर 10 लाख से कम हो रहा है तो ऐसा कोई जो है कि कमी नहीं किया जाएगा कि जो है कि इस क्षेत्र को जो है कि लास्ट में जो है 10 लाख से कम हो जाए। अगर 10 लाख से कम हो जाएगा तो वो महानगर क्षेत्र फिर नहीं रह जाएगा, ये आगे दिया हुआ है। तो इसका चौथा जो है कि अगर हम सब क्लास पढ़ें तो चौथा जो है कि इसमें दिया हुआ है कि जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार
अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी वहां जांच विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले किसी क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो वह जो है कि महानगर क्षेत्र हो। ठीक है, तो इसमें ये कहने का मतलब है जैसे कोई मैटर महानगर क्षेत्र में चल रहा है और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट रहेंगे, और अगर मान लीजिए महानगर क्षेत्र में अगर कोई मैटर चल रहा है और वहां पे उसके बाद जो है कि ऐसा मतलब कि नियम जैसे स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है कि या उसके जो है कि क्षेत्र को कम कर देती है या उसके क्षेत्र को बढ़ा देती है, तो वहां पर जो ये नहीं माना जाएगा कि जो है कि अब उस क्षेत्र को जो है कि कम कर देने के पश्चात उसमें जो है कि महानगर क्षेत्र की कार्रवाई नहीं होगी। वहां जितने भी जांच होंगे पूर्व जो है कि पूर्वोत्तर की भांति उस टाइम भी जो है कि वो वहां के जांच विचारण या जो और पॉइंट होंगे वो सब जो है कि महानगर क्षेत्र के रूप में ही जो है कि होंगे वहां के जांच और विचारण। ये नहीं हो सकता कि जो है कि अगर कोई जो है कि जैसे बनारस है अगर उसको हम महानगर क्षेत्र घोषित कर दिए तो उसके बाद जो है कि वहां किसी का मैटर चल रहा है, उसके बाद अगर हम महानगर क्षेत्र को घटा दिए तो वो मैटर जो है ये नहीं हो सकता कि जो है कि अब महानगर क्षेत्र की भांति नहीं चलेगा। उसमें यह माना जाएगा कि महानगर क्षेत्र है, यह माना जाएगा, मतलब इस आधार पर कार्रवाई होगी कि ऐसा लगेगा जैसे वह मानो महानगर क्षेत्र ही है। इसके कहने का मतलब यही है। और इसका जो क्लास 5 है अगर हम इसको पढ़े जो है तो इसमें दिया हुआ है कि जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहां जांच और विचारण अपील कम से कम अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तित करने के ठीक पहले न्यायालय मजिस्ट्रेट लंबित थी, परिवर्तन के दौरान कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें भी लगभग वही चीज जो है कि कह रहा है कि अगर मतलब कि धारा 3 के अधीन अगर मतलब कोई सीमा जो है कि कम कर दिया जाता है तो उसमें जो जांच और विचारण होंगे वो जो है कि इसी आधार पर जो है कि होंगे कि मानो कम ही नहीं हुआ है, मानो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी आधार पर वहां कार्रवाई होगी। तो आज का हमारा बस टॉपिक बस यही था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा जो है कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है कि पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।